में जंग एक नए भयावह दौर में पहुंच गई है। 3 साल से ज्यादा के लगातार संघर्ष के बाद रशियाई सेना ने उत्तर पूर्व में एक नया मोर्चा खोल दिया है, जो सुमी शहर की ओर बढ़ रहा है। यह हमला एक बड़ी बढ़ोतरी को दर्शाता है, जो हमले के शुरुआती दिनों की याद दिलाता है। रशियाई सैनिकों ने हाल ही में खरकीव क्षेत्र में लोकरिया और कोपांकी सहित कई सीमावर्ती गांवों पर कब्जा कर लिया है, जिससे उनकी स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। यह सोची समझी चाल सिर्फ एक छोटी मोटी झड़प नहीं है, यह यूक्रेन के बचाव को कमजोर करने और पूर्व और दक्षिण में स्थापित युद्ध क्षेत्रों से दूर एक नया दबाव बिंदु बनाने का एक ठोस प्रयास है। रश सैन्य जमावड़ा गंभीर चिंता का कारण है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी और खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुसार रूस ने सुमी ओब्लास्ट के पास लगभग 50,000 सैनिक जमा कर लिए हैं। ये जबरदस्त ताकत एक बड़े ऑन के लिए तैयार है, जिसमें कई विश्लेषकों का मानना है कि तात्कालिक लक्ष्य 10 किलोमीटर गहरा बफर जोन स्थापित करना है। ऐसा जोन रशियाई सीमावर्ती क्षेत्रों को यूक्रेन के हमलों से बचाएगा, लेकिन यह यूक्रेन के क्षेत्र में और अंदर घुसने के लिए एक लॉन्चिंग पैड के रूप में भी काम करेगा। इतनी बड़ी सैन्य टुकड़ी की उपस्थिति यह संकेत देती है कि मॉस्को इस नए मोर्चे पर नियंत्रण के लिए एक लंबी और खूनी लड़ाई के लिए तैयार है। लगातार गोलाबारी और जमीनी हमले के आसान खतरे के जवाब में यूक्रेन के अधिकारियों को बड़े पैमाने पर निकासी का आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस विस्थापन का पैमाना चौंका देने वाला है। शुरू में कई गांवों को खाली कराया गया था, लेकिन खतरा बढ़ने के साथ अनिवार्य निकासी के आदेश लगातार बढ़ाए गए हैं। मई 2025 के अंत तक इस सूची में सुमी क्षेत्र के कुल 213 गांव शामिल हो गए हैं। परिवारों को उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है, जिससे वे अपने जीवन और आजीविका को पीछे छोड़ रहे हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों का एक बड़ा हिस्सा वीरान नो मैंस लैंड में बदल गया है, जहां तोपखाने की आवाजें गूंज रही हैं। रूस के इस रणनीति कदम के पूरे युद्ध के लिए गहरे मायने हैं। यूक्रेन को सुमी की रक्षा के लिए कीमती सैनिकों और संसाधनों को मोड़ने के लिए मजबूर करके रूस अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, खासकर डोनबास में यूक्रेन की स्थिति बनाए रखने की क्षमता को कमजोर करता है। यूक्रेन के रक्षक, जो पहले से ही अपनी सीमाओं तक खिंचे हुए हैं, अब संख्यात्मक रूप से बेहतर दुश्मन के खिलाफ बहु मोर्चा युद्ध लड़ने के कठिन कार्य का सामना कर रहे हैं। सुमी की लड़ाई सिर्फ एक शहर के लिए नहीं है, यह रणनीति पहल के लिए एक लड़ाई है, जो आने वाले महीनों अगर सालों तक नहीं तो संघर्ष की दिशा तय कर सकती है। जबकि दुनिया का ध्यान सुमी में नए मोर्चे पर है। डोनबास क्षेत्र के लिए लंबा और क्रूर संघर्ष नई तीव्रता के साथ जारी है। रशियाई सेना 2022 के बाद से अपनी सबसे तेज प्रगति कर रही है, व्यवस्थित रूप से यूक्रेनी लाइनों को तोड़ रही है और लुहांस्क के क्षेत्रों की प्रशासनिक सीमाओं से आगे बढ़ रहे हैं। कोस्तियांतिनविका जैसे महत्वपूर्ण यूक्रेनी गढ़ों के करीब पहुंच रहे हैं। अकेले 2024 के अंत में एक सप्ताह में रूस ने लगभग 235 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा करने का दावा किया। ये लगातार पूर्वी दबाव रूस की थकाऊ रणनीति का एक प्रमाण है, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से यूक्रेनी भूमि को निगल रहा है और उसके रक्षकों को थका रहा है। यह युद्ध हवा से भी तीव्रता से लड़ा जा रहा है, जिसमें दोनों पक्ष दुश्मन की लाइनों के पीछे गहराई तक हमला करने के लिए ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों पर बहुत निर्भर है। रूस ने हाल ही में मॉस्को पर एक बड़े यूक्रेनी ड्रोन हमले को नाकाम करने का दावा किया, जिससे राजधानी के 2 प्रमुख हवाई अड्डों वनुकोवो और डोमोडेडोवो को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जिससे काफी व्यवधान हुआ। ये हमला रूस के दिल पर जवाबी हमला करने की यूक्रेन की बढ़ती क्षमता को उजागर करता है, जिससे युद्ध की हकीकत रशियाई नागरिक तक पहुंच रही है। ये जवाबी हमले हवाई युद्ध में एक खतरनाक वृद्धि को दर्शाते हैं, जहां नागरिक बुनियादी ढांचा तेजी से खतरे में है। मॉस्को ड्रोन घटना के जवाब में रूस ने युद्ध के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक को अंजाम दिया। यूक्रेन भर में लक्ष्यों पर 188 ड्रोन का एक बड़ा झुंड लॉन्च किया गया था, जिसमें ऊर्जा बुनियादी ढांचा प्राथमिक उद्देश्य था। इस हमले से टेर्नोपिल क्षेत्र में बिजली ग्रिड को गंभीर नुकसान हुआ, जिससे समुदाय अंधेरे और ठंड में डूब गए। इस बीच यूक्रेन अपने स्वयं के परिष्कृत हथियारों का उपयोग कर रहा है, जिसमें अमेरिकी आपूर्ति वाली ATAC मिसाइलें शामिल है, ताकि कब्जे वाले क्षेत्रों और रूस के अंदर जैसे कुर्स्क क्षेत्र में सैन्य ठिकानों पर उच्च मूल्य वाले रशिया ठिकानों पर हमला किया जा सके।
यह हवाई द्वंद्व एक तकनीकी हथियारों की दौड़ को दर्शाता है, जहां प्रत्येक पक्ष बढ़त हासिल करने की कोशिश करता है। आसमान से लगातार खतरे ने रोजमर्रा की जिंदगी को लगातार चिंता की स्थिति में बदल दिया है। यूक्रेन के शहरों में हवाई हमले के सायरन एक लगातार विशेषता है, जिससे नागरिक को तुरंत शरण लेनी पड़ती है। ऊर्जा सुविधाओं पर हमले विशेष रूप से क्रूर हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य यूक्रेनी लोगों को गर्मी, प्रकाश और पानी से वंचित करके उनकी इच्छा को तोड़ना है। आसमान से यह युद्ध सिर्फ सैन्य लक्ष्यों के बारे में नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है, एक गंभीर अभियान जिसे एक राष्ट्र को हतोत्साहित करने और उसके कार्य करने की क्षमता को पंगु बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे इस फैले हुए आधुनिक संघर्ष में हर नागरिक एक संभावित लक्ष्य बन जाता है। रणनीति, पैंतरेबाजी और तकनीकी युद्ध के पीछे एक इमेंस मानवीय त्रासदी है। दोनों ओर हताहतों की चौंका देने वाली संख्या संघर्ष की क्रूर लागत का एक कड़वा अनुस्मारक है। मानवीय सहयोग के एक दुर्लभ संकेत में रूस और यूक्रेन 6000 सैनिकों और मारे गए लोगों के शवों सहित एक बड़े पैमाने पर आदान प्रदान पर बातचीत कर रहे थे। ऐसा आदान प्रदान हजारों शोकग्रस्त परिवारों को सांत्वना देगा, जिससे उन्हें अपने मृत परिजनों को दफनाने और पकड़े गए प्रियजनों की वापसी की एक किरण की उम्मीद मिलेंगे। यह युद्ध के बीच भी शालीनता का एक मौलिक कार्य है। हालांकि यह नाजुक प्रक्रिया कठिनाई और अविश्वास से भरी है। नॉइस हकीब और मॉस्को दोनों ने एक दूसरे पर समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिससे काफी देरी हुई है और पूरे आदान प्रदान को खतरे में डाल दिया गया है। इस राजनयिक गतिरोध का मतलब है कि हजारों युद्ध बंदी अभी भी कैद में हैं। उनका भाग्य अनिश्चित है, जबकि सैनिकों के शव युद्ध के मैदान में या मुर्दाघरों में बिना बरामद हुए पड़े हैं। इस आदान प्रदान को पूरा करने में विफलता उस गहरी दुश्मनी को रेखांकित करती है, जो सबसे बुनियादी मानवीय प्रयास को भी बाधित करती रहती है, जिससे परिवार दर्दनाक अनिश्चितता की स्थिति में रह जाते हैं। नॉइस एक अलग अधिक सफल राजनयिक प्रयास में फरवरी 2025 में एक कैदी अदला बदली में मार्क फॉगेल रूस में हिरासत में एक अमेरिकी शिक्षक को रिहा किया गया। यह कथित तौर पर एक ऐसे समझौते का हिस्सा था जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक रशियाई नागरिक अलेक्जेंडर विनिक को रिहा करेगा, जबकि किसी भी व्यक्ति की रिहाई एक सकारात्मक विकास है। यह बातचीत की जटिल टुकड़ों वाली प्रकृति को उजागर करता है। इन है प्रोफाइल अदला बदली में अक्सर जटिल भू राजनीतिक सौदेबाजी शामिल होती है और हजारों यूक्रेनी और रशियाई सैनिकों की दुर्दशा को दूर करने के लिए बहुत कम होता है, जो कैद में है सुर्खियों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के ध्यान से दूर। इस बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भागीदारी के साथ राजनयिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। फरवरी 2025 में उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों के साथ अलग अलग फोन कॉल किए, जिसमें शांति की दिशा में बढ़ने के अपने इरादे की घोषणा की। सऊदी अरब में ट्रंप और पुतिन के बीच एक संभावित व्यक्तिगत बैठक की कथित तौर पर योजना बनाई जा रही है। हालांकि इस नए दृष्टिकोण को संदेह के साथ देखा गया है। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि यूक्रेन को उसकी 2014 से पहले की सीमाओं पर बहाल करना अवास्तविक है। एक बयान जिसने कीव में और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच काफी चिंता पैदा की है, जो एक शांति समझौते से डरते हैं, जो रशिया क्षेत्रीय लाभों को वैधता दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध की दिशा के बारे में गहराई से विभाजित और तेजी से चिंतित है। नाटो और G7 देशों ने लगातार रूस की आक्रामकता और उसकी गैर जिम्मेदार परमाणु बयानबाजी की निंदा की है। बढ़ते संघर्ष के जवाब में प्रमुख सहयोगी यूक्रेन के लिए अपना समर्थन बढ़ा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए सुरक्षा सहायता पैकेटों की घोषणा की है। जर्मनी ने साल के अंत तक 2 और उन्नत IRIS-T वायु रक्षा प्रणालियां की आपूर्ति करने का वादा किया है और नॉर्वे ने 2025 के लिए यूक्रेन को अपनी वित्तीय सहायता $2.7 बिलियन तक बढ़ा दी है। ये कार्य एक अथक हमलावर के खिलाफ यूक्रेन को अपना बचाव करने में मदद करने की निरंतर प्रतिबद्धता का संकेत देते हैं। हालांकि नीतियों में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में नए प्रशासन ने संकेत दिया है कि जबकि अमेरिका की नाटो के प्रति प्रतिबद्धता बनी हुई है, यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी।
नाटो सदस्यों को अपने रक्षा खर्च को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का एक प्रस्ताव इस नए बोझ साझेदारी दर्शन को दर्शाता है। यह बदलाव एक पूर्ण यूक्रेन जीत को अवास्तविक मानने वाले बयानों के साथ अमेरिकी समर्थन की दीर्घकालिक प्रकृति और अटलांटिक पार सुरक्षा के भविष्य के बारे में अनिश्चितता पैदा कर रहा है, जिससे यूरोपीय नेताओं को अपनी रक्षा क्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में राजनयिक प्रयास जारी है, लेकिन वे अक्सर भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से पंगु हो जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में संघर्ष पर अपना एक प्रस्ताव पेश किया है, जो यूक्रेन और यूरोपीय संघ द्वारा समर्थित प्रस्तावकों से अलग है, जबकि सभी पक्ष एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त करने की बात करते हैं। उनकी परिभाषाएं कि इसमें क्या शामिल है, नाटकीय रूप से भिन्न है। रूस सुरक्षा परिषद में अपने खिलाफ किसी भी सार्थक कार्रवाई को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करना जारी रखता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र को संघर्ष समाधान के लिए एक तंत्र के बजाय निंदा के लिए एक मंच में बदल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से शांति का मार्ग अवरुद्ध प्रतीत होता है। यह युद्ध सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष से कहीं ज्यादा है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए गहरे निहितार्थों वाला एक वैश्विक संकट है। यह राष्ट्रीय संप्रभुता और कानून के शासन के मौलिक सिद्धांतों को चुनौती देता है। वृद्धि का लगातार खतरा मानवीय आपदा और वैश्विक ऊर्जा और खाद्य बाजारों में व्यवधान पूरी दुनिया के लिए गहरी और वैध चिंता का कारण है। आक्रामकता को पुरस्कृत करने वाली शांति एक खतरनाक मिसाल कायम करेगी, जिससे कहीं और इसी तरह के संघर्षों को बढ़ावा मिल सकता है। तत्काल आवश्यकता एक ऐसी शांति की है जो न केवल लड़ाई को समाप्त करती है, बल्कि न्याय को भी बनाए रखती है, और एक ऐसी दुनिया में